एपिसोड की शुरुआत एक रेस्टोरेंट से होती है जहां पर कि बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे थे, जिनमें से एक आदमी कहता है कि आज की जिंदगी बहुत ही टफ हो गई है क्योंकि गुड और इविल आपस में अभी भी लगातार फाइट कर रहे हैं, जिसके वजह से पूरी दुनिया में केओस मचा हुआ है। इसी के साथ वो कहने लगता है, मैंने सुना है कि डिमन सेक्ट में 3 डिमन लीडर हैं और अब इतनी बात कहने के बाद वो तीसरे प्रिंस के बारे में बात करने वाला होता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि लोगों के नाम और चेहरे को देखकर उनके भविष्य के बारे में बता सकती थी। वो उस आदमी से कहने लगती है कि उसके फोरहेड के ऊपर एक स्कार है जो कि उसके सोल के सेफ्टी को अफेक्ट कर रहा है, इसीलिए उसका कम बोलना ही सबसे अच्छा होगा क्योंकि इस तरह से वो अपने लाइफ में आने वाले बहुत बड़ी तबाही को रोक सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर वो आदमी इसके गाइडेंस के लिए थैंक यू कहता है। लेकिन तभी लड़की का फादर कहने लगता है, क्या तुम्हें पता है कि गुड और इविल के बीच में उस समय फाइट क्यों हुई थी? लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनते ही वो लड़की उसे बात करने के लिए मना करने लगती है। जिसके बाद यहाँ पर एक आदमी एक्साइटेड होते हुए कहता है कि क्या आपको सच में इसके बारे में पता है? तब इस पर ग्रैंडफादर कहना लगता है कि इन सारी चीजों की शुरुआत चिंगुन सेक्ट के एक डिसाइपल से हुई थी जिसका नाम जंग सियाओ फान था। फिर वो आगे कहता है कि उसके पास वाला मैजिकल वेपन डिमन सेक्ट का सबसे हाईएस्ट ट्रेजर है जिसका नाम ब्लड पर डेवरिंग बीड है, लेकिन असल में उसे इविल तरीके से सोल और ब्लड को लेकर प्यूरिफाई किया गया था। तभी एक दिन सियाओ फान की मुलाकात डिमन सेक्ट की डॉटर बी याओ से हुई और फिर कुछ समय के बाद सियाओ फान के सीक्रेट के बारे में सभी को पता चल गया, जिसके वजह से तीनों मेजर सेक्ट उसे मारने के लिए चिंगुन में इकट्ठा हो गए। इसीलिए घोस्ट किंग ने इस मौके का फायदा लेकर डिमन सेक्ट के साथ में अपना हाथ मिला लिया और इस तरह से उसने चुपके से चिंगुन सेक्ट के ऊपर अटैक कर दिया। फिर चिंगुन सेक्ट के लीडर डाओसुआ ने भी उनका सामना किया और तभी इसी भी सियाओ फान को बचाने के लिए बी याओ उसके सामने आ गई। तब इसके बारे में सुनकर एक आदमी ग्रैंडफादर से पूछता है कि फिर बी याओ के साथ में क्या हुआ, जिसके बाद वो आगे बताता है कि बी याओ ने लव ऑब्सेशन वाले कर्स का यूज कर लिया था, जिसे कि यूज करने के लिए अपने सोल और ब्लड एसेंस को जलाना पड़ता है और इसीलिए इसके वजह से उस ब्यूटीफुल लड़की की मौत हो गई। जिसके बारे में सुनकर एक आदमी उससे पूछता है, लेकिन सियाओ फान के बारे में क्या हुआ? लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ का मौसम बदलने लगता है और यहीं पर एक कोने में एक मिस्टीरियस आदमी भी बैठा हुआ था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि दो सेक्टर के बीच में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट हो रही थी, जहां पर कि दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और अब इस तरह से वे एक एक करके अपने सभी दुश्मनों को मारने लगे थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि ब्लड प्यूरिफिकेशन हॉल का मास्टर भी यहाँ पर आ गया था, जो कि अपने पावर का यूज करके दुश्मन लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वे लोग भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और हम देखते हैं कि उनमें से एक आदमी अपने पावर का यूज करके उसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो इस मास्टर के पावर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि सियाओ फान अपने पावर का यूज करके इनको बहुत ही आसानी से मारने लगा था, जिसके वजह से अब इनमें से कोई भी उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता और वे इसे देखते ही कहने लगते हैं कि यह तो असल में ब्लड प्रिंस है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सियाओ फान इन सभी को धमकी देने लगता है और वो इनसे कहता है कि तुम मेरे सामने सरेंडर करोगे या नहीं करोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऐसे पावर को देख वे सभी काफी डर गए थे और फिर वे कहने लगते हैं कि हम सरेंडर करने के लिए रेडी हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब उस मास्टर को भी समझ में आ गया था कि वो इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसलिए वो कहने लगता है कि ब्लड प्यूरिफिकेशन हॉल पिछले 800 सालों से चला आ रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आज इसके खत्म होने का टाइम आ चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर अपने पास वाले टोकन को इसे देने के लिए भी रेडी हो गया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि टाओ नाम का लड़का उसे ऐसा करने से रोकने लगा था और कहने लगता है कि हमने तो इसके लिए अपने एंसेस्टर के स्टैचू के सामने कसम खाई थी और वादा किया था कि हम कभी भी किसी के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। तब इस पर वो मास्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि सिचुएशन इंसान से बहुत ज्यादा ताकतवर होती है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि टाओ सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं होता और कहने लगता है कि मुझे तो बचपन से ही सभी ने बहुत ज्यादा बुली किया था और फाइनली मैं किसी तरह से ब्लड प्यूरिफिकेशन हॉल में एक्सेप्ट हुआ था, इसीलिए वो कहने लगता है कि अगर मैं यहाँ पर मर भी गया तो मैं यहाँ पर सरेंडर नहीं करूंगा। तब इस पर वो मास्टर उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर अब से तुम ब्लड प्यूरिफिकेशन हॉल को अकेले ही हैंडल करना। इसके बाद हमें पता चलता है कि अब सियाओ फान का नाम गुई ली है, जो कि घोस्ट किंग सेक्ट का डेप्यूटी सेक्ट मास्टर है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि टाओ सियाओ फान से डरते हुए पीछे की तरफ जाने लगा था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि इसके पीछे तो एक बहुत गहरी खाई है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं था और फिर वो कहने लगता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। तभी अचानक से हम देखते हैं कि सियाओ फान बड़े तेज स्पीड से इसके सामने आता है, जिसके वजह से टाओ को ऐसा लगता है कि शायद वो इसके हाथों मारा गया, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि सियाओ फान तो इसके पीछे है। तभी सियाओ फान उसे कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि टाओ की हालत पूरी तरह से खराब थी और फिर वो सियाओ फान से कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार क्यों नहीं देते, लेकिन इस पर सियाओ फान उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और अब से तुम मेरे साथ में ही रहोगे। यह सुनकर टाओ कहने लगता है कि तुमने तो मेरे ब्लड प्यूरिफिकेशन हॉल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फॉलो करूं? तब इस पर सियाओ फान उससे कहता है कि मेरे बिना तुम डिमन सेक्ट के हाथों मारे जाओगे, इसीलिए अगर तुम मारे गए तो ब्लड प्यूरिफिकेशन हॉल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि टाओ अपने हॉल को बचाने के लिए इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और उसी के साथ वो
उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन हम देखते हैं कि सियाओ फान उसके इस बात का कोई जवाब नहीं देता और फिर हम देखते हैं कि वो किनारे पर आकर चुपचाप खड़ा हो गया था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक छोटा सा मंकी इसके कंधे पर आकर बैठ जाता है और अब इस तरह से सियाओ फान फ्लाई करते हुए जाने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके पावर को सेंस करते ही चिंगुन सेक्टर का गार्डियन बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो गया था, जिसे देखते ही वहाँ के सभी स्टूडेंट काफी परेशान हो गए थे और फिर हम देखते हैं कि वे सभी अपने अपने पावर का यूज करके इसके वाटर अटैक को रोकने लगे थे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वे इसे रोकने में फेल होने वाले थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि लू बिल्कुल सही समय पर यहाँ पर आ गई थी और इस तरह से उसने अपने स्वॉर्ड पावर का यूज करके सभी को बचा लिया था। तभी इसी वक्त हम यहाँ से सियाओ फान को गुजरता हुआ नोटिस करते हैं, जिसके बाद अब यहाँ का गार्डियन भी पूरी तरह से शांत हो गया था और वह फिर से पानी के अंदर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी इसके लिए उसे थैंक यू कहते हैं और इसके अलावा हम देखते हैं कि वे इसके स्वॉर्ड कल्टीवेशन की भी तारीफ करने लगे थे। लेकिन अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा था कि सुप्रीम सोल बीस्ट अचानक से इतना अग्रेसिव क्यों हो गया और फिर वे लू को यहाँ पर अकेले छोड़कर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि सियाओ फान बियाओ के पास में आया था, जहाँ पर वो उदास होते हुए कहता है कि बियाओ मैं वापस आ गया। इसी के साथ वो कहता है कि मैंने दूसरे सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने में तुम्हारे फादर की मदद भी की। फिर वो कहने लगता है कि हम पहली बार डेथ स्प्रिट एबिस में मिले थे और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी इसके बारे में याद जरूर होगा। इसके बाद वो कहने लगता है कि जब वहाँ पर आखिरी आदमी बचा हुआ था तब अचानक से मुझे तुम्हारे बारे में याद आने लगा और इसीलिए ऐसा लगता है कि मैं उसे नहीं मार सका। फिर वो आगे कहता है कि वापस आने के बाद मैं बिग बैम्बू पिक में भी गया था और तुम जिस ब्लैक सिगमेंट बैम्बू के ऊपर बैठा करती थी वो अभी भी वहीं पर है। और फिर वो रोते हुए कहता है कि अभी भी वहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है। तभी एक आदमी यहाँ आकर एक लेडी से कहता है कि मास्टर उससे कुछ बात करना चाहते हैं, जिस पर वो लेडी कहती है कि वो जब कभी भी वापस आता है वो सबसे पहले बियाओ को देखने के लिए जाता है। तब इस पर वो आदमी लेडी से कहता है कि उसे दूर रहना ही तुम्हारे लिए सबसे सही होगा, क्योंकि सेक्टर मास्टर ने भले ही उसे बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया है लेकिन अभी भी वो बियाओ को मिस करता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जिंगू नाम का एक लड़का प्रैक्टिस कर रहा था। तभी इसी वक्त उसके सीनियर इसके ऊपर एक मोमबत्ती फेंकते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने स्वॉर्ड का यूज करके इसे बहुत ही शानदार तरीके से काट दिया था और फिर इसका यूज करके वो यहाँ के मसाल को भी जला देता है। तब इस पर वो सीनियर कहने लगता है कि ये 10 साल तो बहुत ही जल्दी गुजर गए, लेकिन मैंने जैसा सोचा था तुमने तो उससे भी अच्छा प्रोग्रेस किया है। इसके बाद वो जिंगू से कहता है कि आज सेक्टर मास्टर ने अनाउंस किया है, इसलिए चिंगुन सेक्टर के सभी डिसाइपल टुंगयान पीक पर इकट्ठा होंगे और इस बात से मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जरूर कुछ बड़ा होगा। लेकिन अब यहाँ से जाने के बारे में सुनते ही जिंगू इस बात से काफी उदास हो गया था, जिसके बाद वो सीनियर उससे कहता है कि तुम जैसे यंग लड़के को इस तरह से नहीं करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब जिंगू भी आखिरकार यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था और वो प्रॉमिस करता है कि वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके डीमन को खत्म करेगा। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि डाओ सुआन भी यहाँ पर आ गया था, जिसे देख वो सीनियर उससे कहने लगता है कि मैं भी असल में अपने मौत का इंतजार कर रहा था, लेकिन इसके बाद भी उसे तुम 10 साल तक यहाँ पर रखने के लिए मान गए, इसीलिए मैं इसके लिए तुम्हें थैंक यू कहता हूँ। तब इस पर डाओ सुआन कहता है कि मैंने आपको उस समय मास्टर से बचाया था, लेकिन उसके बाद भी आपने मुझे उसके लिए थैंक यू नहीं बोला था, जबकि आज केवल आप इस लड़के के लिए मुझे थैंक यू बोल रहे हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सियाओ फान घोस्ट किंग से मिलने के लिए आया हुआ था, जहाँ पर वो सियाओ फान से कहता है कि पहले तो तुम मारने में बहुत ही माहिर थे, लेकिन मैंने सुना कि इस पर तुमने ई गाओ नाम के एक टाओइस्ट को माफ कर दिया। इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम्हारे मैजिक वेपन में जो ब्लड पर्ल है वो अभी भी मास्टर हेइसिन का लेगेसी है। फिर वो आगे उससे कहता है कि अभी ऐसी अफवाह फैली है कि वेस्ट के मार्स एरिया में कोई ट्रेजर अपीयर हुआ है, इसीलिए मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि क्या तुमने इसके बारे में सुना। लेकिन हम देखते हैं कि सियाओ फान इस पर उसे कोई भी जवाब नहीं देता, जिसके बाद वो इसे बताता है कि सभी फोर्सेस से किसी भी तरह से पाना चाहते हैं। इसके अलावा मेन हॉल लॉन्गेविटी हॉल में है, जिसके वजह से हम इसे बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते। तब इस पर सियाओ फान कहता है कि डीमन सेक्टर में घोस्ट किंग सेक्टर और 10,000 पॉइजन सेक्टर सबसे ताकतवर है, जबकि हे हुआन सेक्टर और लॉन्गेविटी हॉल उतने ज्यादा ताकतवर नहीं है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कभी न कभी वहाँ पर वॉर जरूर होगा। तब इस पर घोस्ट किंग उससे कहता है कि इसे हमें किस तरह से सामना करना चाहिए, जिस पर सियाओ फान उससे कहता है कि सबसे पहले हमें लॉन्गेविटी हॉल के ऊपर अटैक कर देना चाहिए, जिस पर घोस्ट किंग उससे पूछता है कि ऐसा क्यों। तब इस पर सियाओ फान उससे कहता है कि लॉन्गेविटी हॉल का मास्टर यांग जी बहुत ही एरोगेंट है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब वे ट्रेजर को पाने के लिए राइटर सेक्टर के साथ में फाइट करेंगे तब इसके वजह से दोनों पार्टी इसमें बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाएंगे, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम इसका फायदा उठाकर 10,000 पॉइजन सेक्ट और हे हुआन सेक्टर के साथ में दोस्ती कर लेंगे और फिर इस तरह से हम केवल एक ही बैटल में जीत जाएंगे। तब इसके बारे में सुनते ही घोस्ट किंग उससे कहता है कि तुम्हारे सोच और मेरे सोच में तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। तब इस पर सियाओ फान उससे कहता है कि इन 10 सालों में आपने मुझे हेवनली बुक का 2 स्क्रॉल दिया था, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसके बारे में अच्छे से नहीं समझ सका तो फिर क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने आपके हार्डवर्क को वेस्ट कर दिया। तब यह सुनकर घोस्ट किंग उससे कहता है कि मैंने जो तुम्हें दिया है उसे तुम्हें अपने ही बल पर समझना होगा, लेकिन तुम तो इसे केवल 10 सालों में ही समझ गए, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह चीज तो असल में बहुत ही रेयर है। इसके बाद वो इससे बताता है कि 10,000 पॉइजन सेक्टर और हे हुआन सेक्टर हमारे साथ में कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं और फिर वो इसे एक लेटर देते हुए कहता है कि एग्रीमेंट की सारी
सारी डिटेल इसके अंदर है। इसके बाद वो उससे कहता है कि जल्दी से तुम डेथ मार्च वाले एरिया में जाओ, जहाँ पर कि घोस्ट किंग सेक्टर के सभी लोग तुम्हारे ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तो अभी वो उससे कहता है कि अभी भी एक चीज बाकी है, और तुम तो अभी भी होली रिलीजियन सेक्टर को डीमन सेक्टर के जैसे मानते हो। तब इस पर सियाओ फन कहता है कि मैंने सेक्टर को 10 सालों के लिए ज्वाइन किया था, जहाँ पर कि सारे दिन ब्लडी फाइट होती रहती है। इसीलिए वो सवाल करता है कि होली नाम को लेने के लिए काबिल कौन है। तब इस पर घोस्ट किंग उससे कहता है कि ट्रूथ सेक्टर के बारे में क्या, जहाँ पर कि तुम्हारा जन्म हुआ था। तब इस पर सियाओ फन कहता है कि ट्रूथ सेक्टर के लोग भी गलत काम करते हैं, इसी वजह से वे भी डीमन सेक्टर से कम नहीं है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर घोस्ट किंग उससे पूछता है कि तुम्हारे दिल में ट्रूथ का मतलब क्या है। लेकिन इस पर सियाओ फन कहता है कि मैं नहीं जानता, और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि चिंगुन सेक्टर के सभी डिसाइपल डाओ सुआन के सामने इकट्ठा हुए थे, जहाँ पर सियाओ इकाई इन सभी से कहता है कि मैंने अभी सुना कि वेस्टर्न के मार्स एरिया में अभी कोई ट्रेजर ओपन होगा, इसीलिए डीमन सेक्टर भी उसे पाने के लिए वहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वह ट्रेजर उनके हाथों में चला गया तब इसके वजह से वे और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। इसके बाद वो आगे इनसे कहता है कि इसीलिए सेक्टर मास्टर ने टैलेंटेड लोगों को सेलेक्ट करने का डिसाइड किया है, जो कि वहां पर जाकर डीमन के साथ में फाइट करके उनको हराएंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि टियानिन टेम्पल और फांसियांग वैली भी अपने स्टूडेंट को वहां पर भेजने वाले थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी भी इसके लिए रेडी हो गए थे। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फांसियांग वैली के स्टूडेंट भी वहाँ पर जाने लगे थे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि सियाओ हान भी अपने ग्रैंडफादर के साथ में वहीं पर जा रही थी, लेकिन वहीं अब उधर सियाओ फान भी वहाँ पर जाने के लिए निकल गया था। और इसी के साथ ये एपिसोड हमारा खत्म हो जाती है।